बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमाद सलान और आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट के हवाले से बात करेंगे। इन डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। हम सब इस बात को जानते हैं कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से जो ट्वीट सामने आया है उसमें जो उन्होंने कहा है उसके हवाले से ज़रा थोड़ी बात कर लें। तो वो कहते हैं कि मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के इत्तफाक नहीं करता हूँ। मैंने अपने अमले को कहा कि बिल को बग़ैर दस्तखत किए वापस भेज दें। गुज़श्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो ये खबर सामने आई थी कि सदर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर बिल पर दस्तखत कर दिए हैं और उसके बाद ये दोनों बिल्स कवानीन जो है वो बन गए हैं। लेकिन अब सदर आरिफ अलवी की जानिब से जो ये बयानात सामने आ रहे हैं, जो उनकी ट्वीट पर बहस की जा रही है, उस पर बात की जा रही है, उस पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल भी हमारे सामने आ रहे हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। वो कहते हैं कि सदर जो कह रहे हैं उन्हें साबित करना होगा और वो फाइल भी दिखानी होगी। जबकि ख्वाजा आसिफ के जानिब से जो बयान सामने आया है वो ये कहते हैं कि पीटीआई के दौर में अपोजिशन के खिलाफ कवानीन का गलत इस्तेमाल हुआ, इसकी भी माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी सिनेरियो को अगर आगे लेकर चलें तो पीटीआई ने भी इस ट्वीट के हवाले से या सदर मुमलिकत के बयान के हवाले से अपना रद्द-ए-अमल शो किया है। उसको आज इन डिटेल हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, अपने मेहमानों के सामने रखेंगे कि अब क्या होने जा रहा है। पीटीआई के रद्द-ए-अमल की अगर बात करें तो उसमें ये कहा गया है कि सदर मुमलिकत की बिल की मंजूरी से वाज़े इनकार के बाद किसी मज़ीद तहरीरी वजाहत की ज़रूरत नहीं रही। इन तरामीम की कोई कानूनी हैसियत भी नहीं रही। इन्हें दोबारा पार्लिमानी अमल से गुजरना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी के आईनी अमल की पामाली का नोटिस लेना चाहिए। अहम बात यह है जो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अपने मेहमानों के सामने रखने जा रहे हैं कि क्या वाकई अब नोटिस लिया जा सकता है। अगर नोटिस लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो फिर क्या होगा। इन दोनों कवानीन जो बन गए हैं, इन दोनों बिल्स की कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी, या फिर अगर नोटिस नहीं लिया जाता तो फिर इन बिल्स के हवाले से क्या कहा जाएगा। थोड़ा सा इन डिटेल अपने मेहमानों के सामने भी यही बुनियादी सवाल हम रखना चाहेंगे कि पीटीआई की जानिब से जो चीफ़ जस्टिस के जो है वो कहा गया है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस लें। क्या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सदर की ट्वीट्स का असहुद नोटिस लेंगे या ले सकते हैं, और अगर लिया जाता है तो फिर क्या कानूनी हैसियत रहेगी इन कवानीन की, इन बिल्स की। इसके हवाले से हम जो है वो बात करने जा रहे हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहना चाहूँगी सर आपको अपने प्रोग्राम में। सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगी। सीनियर एनालिस्ट असद खरल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगी। गुफ्तगू का आगाज़ आरिफ चौधरी साहब आपसे करना चाहूँगी। क्या लग रहा है आपको ये जो मुतालबा पीटीआई की जानिब से आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस सदर के ट्वीट का असखुद नोटिस लें, तो क्या चीफ जस्टिस को सदर की ट्वीट्स का असखुद नोटिस लेना चाहिए आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया। चूंकि मामला इस तरह का है, बुनियादी हकूक का भी है और पब्लिक इंटरेस्ट का भी है। यानी ये ऐसे, और फिर ये एक इंतहाई अहमियत का मामला है। ऐसा नहीं है कि जो एक आम आदमी से ताल्लुक रखता हो, ये पूरे मुल्क और उसके लोगों से ताल्लुक रखता है। इसलिए मैं कि ये ऐसा मामला है कि जिसमें सदर को इस बयान का नोटिस जो है वो चीफ जस्टिस भी दे सकते हैं और सदर मुमलिकत खुद भी ये मामला जो है चीफ जस्टिस को भेज सकते हैं। क्योंकि एक बुनियादी बात यह है कि जो कुछ कहा है सदर ने वो मुझे इसलिए हकीकत पर मबनी नजर आता है कि सदर जो है उसने अपने हाथ लिख के तो कुछ देना होता। सदर ने तो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये कहना था कि आप ये वापस कर दें। मैं उसके बाद जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी की थी। और ये जो आप सूरत हाल देख रहे हैं ना इस वक्त, जाते जाते जो कानून साजी की गई है, उन्हें भी पता था कि ये मामला आगे सदर के पास जाएगा। सदर अगर वापस भेजते हैं तो आगे तो कोई पार्लियामेंट मौजूद नहीं है, लिहाजा आज खुद अपनी मौत मर जाएंगे। इसलिए इसके जो करता धरता थे या जिन्हें इसका बेनिफिट हो सकता था, जो इस मामले को करना चाहते थे, उन्होंने कर दिखाया। उसकी वजह यह है कि उनकी ताकत इस वक्त पूरे मुल्क में पार्लियामेंट से भी ज्यादा है और सुप्रीम कोर्ट और बाकी इदारे जो है वो भी उनकी कोई किसी उसका उनके सामने बिल्कुल देर हो गए हैं। इसलिए मुझे इस मामले में जरा बराबर शक नजर नहीं आता कि ये जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी की सतह पर ये जो किया गया है, ये बिल्कुल मैनेज किया गया है कि इसे रोक दिया जाए, यानी आगे ना भेजा जाए वापस, और उसके बाद जो है इसे वक्त गुजरने के बाद इसे कानून का दर्जा समझा जाए। और
वक्त भी गुजरने नहीं दिया। ये भी आप जरा देखें, कभी तारीख 18 तारीख तक बिल्कुल। ऑफिसर सीक्रेट एक्ट के कानून, लेकिन 15 तारीख कोई FIR दर्ज कर दी कि जिसमें इसको कानून तरमीमी बिल को कानून का दर्जा देकर कर दी गई। तो इससे सारी बात जो है वो बिल्कुल सामने आ जाती है। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस ले लेना चाहिए ठीक या है, प्रेसिडेंट साहब खुद ठीक हो गया मैसेज सर, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी। जिस तरह से आरिफ चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सदर की ट्वीट्स पर आज खुद नोटिस लेना चाहिए, आपका क्या मौकिफ है इस हवाले से? जी थैंक यू वेरी मच। आई थिंक सदर का जो ओहदा है, जो ऑफिस है, बड़ा मोहतरम है। ही दी बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेडरेशन के हेड हैं, आर्म फोर्सेस के बेसिकली कमांडर इन चीफ हैं। तो एक तो डेफिनेटली हमें एहतियात करनी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा आई थिंक हिस्ट्री में जाऊंगा। कंडक्ट के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफिस का कंडक्ट रहा है, आई थिंक उस पर बात हो सकती है। 3 अप्रैल 2022 जिसमें एक इलीगल लेट्स से मूव होती है फ्रॉम PTI चेयरमैन और द एक्स प्राइम मिनिस्टर, और 2 घंटे में जो है उसको नोइंग फुली वेल कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है तो प्राइम मिनिस्टर इस तरह की कोई समरी नहीं भेज सकते। और यही प्रेसिडेंट ऑफिस था जिसने, आई थिंक यही वाला स्टाफ था, और आई थिंक दे हैव लॉ एक्सपर्ट्स भी होते हैं। 2 घंटे में करके, और उसके बाद जो है सूरी साहब ने जो है, आपको याद होगा, असेंबली डिसॉल्व की और बेसिकली गवर्नमेंट तोड़ दी थी और सारा एक क्राइसिस हुआ, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको एड्रेस भी किया। सो ये तो है हिस्ट्री प्रेसिडेंट ऑफिस की। तो आई थिंक इट इज साइफर 2 है ये, है इसमें कुछ भी नहीं है। लेट्स से अगर प्रेसिडेंट चाहते, मतलब इंस्टेड ऑफ ट्वीटिंग और पूरे पाकिस्तान की जगनसाई हो, इंटरनेशनली आपने डेंट किया रेपुटेशन को, आप फोन उठाते, आप रिंग करते लॉ मिनिस्ट्री को कि भाई इसको रोको, इसको खत्म। मतलब आई डोंट थिंक सो कि इतना भी प्रेसिडेंट को इख्तियार है कि वो कॉल नहीं कर सकते थे, अपना स्टाफ भेज सकते थे। बाकी रहा जी कि साइन कैसे करना, मुझे भी आई थिंक प्रोसीजर्स का इतना आइडिया नहीं कि प्रेसिडेंसी में कैसे चलता है, लेकिन आई थिंक उन्होंने 12-13 लॉ जो थे, लेट्स से बिल्स थे, वो वापस किया, मेरे ख्याल साइन करके भेजे हैं। सो इसको भी किया जा सकता था बड़े एमिकेबल तरीके से। और आई डोंट थिंक सो कि अगर प्रेसिडेंट चाहते कि इसको रोका जाए और उसमें कोई इस तरह का आंसर शामिल ना होता, मैं बंदीती तो नहीं कहूंगा, लेकिन इसको बड़ा ट्विस्ट किया उन्होंने कि वो इस चीज को बड़े आराम से फॉर्मल तरीके से रोक सकता। आई डोंट थिंक सो कि उनको कोई जरूरत थी ट्वीट करने की। ट्वीट का मतलब क्या है, बेसिकली आप दोनों तरफ खेल रहे हैं। एक तरफ जो है आपने जो आप बात कर रहे हैं, पुलडाउट के सदर ने भी यही बात की कि अगर सदर ने बिलों पर दस्तखत नहीं किए थे तो माफी मांगने की जरूरत नहीं है, अपने अमले के खिलाफ FIR कटवाएं। जी एग्जैक्टली। अभी ये आई थिंक सारा जो है डैमेज कंट्रोल किया, लेकिन जो डैमेज पाकिस्तान को है, सदर भी इलेक्शन का टाइम पूरा हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर भी आते रहते हैं, व्हाई टू डैमेज द रेपुटेशन ऑफ पाकिस्तान। थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, जो लॉज थे, जो ह्यूमन राइट्स के बड़े चैंपियन है यहाँ पे, इंडिया के लॉज देख ले कि लेट्स से ऑफिशियल सीक्रेट्स या मिलिट्री को या अपनी अदारों को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। इंडिया में एक कानून पास हुआ पिछले साल जिसमें उनकी 10 एजेंसियां, रिसर्च एनालिसिस विंग से लेके दिल्ली पुलिस, CID, CBI, इनको इजाजत है किसी बंदे को गली में रोकें, तो मोबाइल ले ले, लैपटॉप ले और डाटा निकाल के अगर समझते हैं कि ये सेडिशन, उसको अंदर कर दें, और 1 साल तक उसकी कोई, उनके आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट भी है, तो स्टेट्स करती हैं। ट्रंप की एग्जांपल देख लें, ट्रंप बिल्कुल, ये सब हमारे सामने है। सर, आपका पॉइंट आ गया, हम इसी को कंटिन्यू करना चाहेंगे। असद खरल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको क्या लगता है, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सदर की ट्वीट्स का आज खुद नोटिस ले लेना चाहिए? जो बुनियादी सवाल है, पहले मैं आपसे यही करना चाहूंगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी एक ऑफिस है, ओहदा है और इदारा है और ऑफिस है। अब अगर वो ही अपने घर के मामलात वो नहीं संभाल पाते और उसके लिए भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस लेके इस मामले को भी रिजॉल्व करना है, तो मेरा ख्याल ये तो फिर इस पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है उस ऑफिस के ऊपर, उस आईनी ओहदे के ऊपर। देखिए, ये कोई पहला मौका तो नहीं है ना, तो उनको ये है कि प्रैक्टिस सारे प्रोसीजर का उनको पता है। और आए दिन हम देखते थे कि वाने सदर के यानी प्रेसिडेंट का जो ऑफिशियल हैंडल है या उनके अपने पर्सनल हैंडल से भी कोई न कोई रोज ट्वीट आ रहा था कि फलां बिल जो है उसके ऊपर सदर ने ऑब्जर्वेशन लगा के वापस भेज दिया, फलां जो एक्ट है उसको वापस भेज दिया, फलां को भेज दिया। तो मामला यह है कि इसमें इन दो जो हैं, जो आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो तरमीमी जो एक्ट है 2023 और आर्मी जो तरमीमी एक्ट 2023 है, एक 2 अगस्त को उनके ऑफिस में जाता है जो वजारत कानून इंसाफ ने कल बताया, और एक 8 अगस्त को जाता है, 9 को असेंबली तहरीर हो जाती है। अब मामला यह है कि सदर साहब जो है, जिस तरह बाकी 2 उनके पास ऑप्शन थी, और भी ऑप्शन है लेकिन मेन 2 है। एक ये है
कि वो फौरी तौर पर या 10 रोज के अंदर अंदर जिस आर्टिकल के तहत उनके पास ये इख्तियार है उसके अंदर ही लिखा हुआ है कि वो वापस भेजेंगे विद ऑब्जर्वेशन। आपने जो भी उनको तहफात हैं जो वो समझते हैं कि उसके साथ लिख के अपना नोट दे के उस फाइल के ऊपर, सरकारी जो काम होता है ना वो फाइल के ऊपर होता है और लिखत पढ़त में आती है, अदालत में वही चीजें प्रूव होती है। बिल्कुल, तो वो लिख के भेज देते, उन्होंने नहीं भेजा। ये तो साबिक अटॉर्नी जनरल ने भी यही बात की कि फाइल दिखानी होगी। सर आपका पॉइंट आ गया। जरा पब्लिक पोल की भी हम इसी हवाले से बात कर लेते हैं। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सदर की ट्वीट्स का खुद नोटिस लेना चाहिए? 95% का ऐसा ही मानना है कि जी हाँ नोटिस लेना चाहिए, जबकि 5% इसकी नफी कर रहे हैं। नाज़रीन हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक की जानिब और आपको खबर दें कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए हैं और ये बताया जा रहा है कि उनके हमरा उनके साहबजादे भी हैं और दीगर पार्टी अरकान भी हैं। और ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात भी तय है जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की जाएगी। अब ये उमूर कौन से हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात के क्या क्या मुहर्रिकात हैं, उनको अब इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है उसका हतमी ऐलान हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ये बता रही थी कि कुछ शेड्यूल तय किए गए हैं नून लीगी अरकान की जानिब से। पार्टी अरकान बहुत ज़्यादा जो है वो पुरजोश हैं और उनके पुरतपाक इस्तकबाल के मुंतज़िर भी हैं। ये मुंतज़िर होना ही रह जाएगा या फिर वाकई हतमी ऐलान अब इस मुलाकात के बाद तय कर लिया जाएगा कि नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं? इसके अलावा क्या इलेक्शन के हवाले से शहबाज शरीफ कुछ बात करेंगे नवाज शरीफ साहब से? क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं या फिर कोई पैगाम लेके शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे उनकी वापसी के हवाले से? क्योंकि कुछ इत्तलात ऐसी भी हैं कि ज़ीरो रिस्क के हवाले से बात हो रही थी कि अब उनकी वापसी पर ज़ीरो रिस्क बताया जा रहा है। तमाम मुकदमात से नवाज शरीफ साहब को बरी होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। क्या ये सिर्फ इम्कानात हैं, हकीकत इसके बरक्स भी हो सकती है या फिर हकीकत ये भी हो सकती है कि जिस तरह से बताया जा रहा है नून लीगी अरकान और पार्टी क़यादत की जानिब से कि कौम इस वक्त मुंतज़िर है कि वो एक मरतबा फिर से यानी कि चौथी मरतबा नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म के तौर पर देखना चाहती है? क्या वाकई ये तमाम तर चीज़ें हकीकत पर मबनी हैं या नहीं? अपने मेहमानों से जान लेते हैं। आरिफ चौधरी साहब आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी। दोनों भाइयों में जो मुलाकात तय हो गई है और मुलाकात होने जा रही है, क्या लग रहा है आपको क्या हो सकते हैं इसके मुहर्रिकात, क्या होंगी ये नकात और क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी मुशावरत होगी इस मुलाकात में? पहली बात तो ये है कि जब वो भाइयों में मुलाकात है वो गैर मामूली बात नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि वहाँ वो गए हैं तो यकीनन इस सारे मामलात पे बात करने के लिए ही गए हैं, इलेक्शन से मुताल्लिक भी बात होगी। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल बुनियादी तौर पर ये होना चाहिए था कि क्या नवाज शरीफ वापस आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, और इसका ओपिनियन पोल भी आपका इसी पे ही होगा। जी जी। तो उसमें बुनियादी वजह जो मुझे नजर आती है उनके वापस ना आने, तो इस वक्त तो उनका अल्टरनेटिव जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को मिल चुका है और वो बहुत बेहतर अल्टरनेटिव है। साहब ने जो अपना मुकाम पैदा कर दिया एस्टेब्लिशमेंट की नजर में और जिसमें वो उन्हें कंफर्टेबली उन्होंने डील किया गया उन्हें, और वो इजी है उनके लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। तो ऐसी जो टेस्टेड लोग हैं जिनके साथ ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट की काफी ज्यादा मुखालफत हो चुकी है, मुखासमत उन्होंने फेस की है और नवाज शरीफ आगे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जा चुके हैं, उनकी वजह से ये सारा अमल तो किया जा सकता है कि मेरी मौजूदा पीटीआई के चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई किया जाए, लेकिन उन्हें दोबारा बर्दाश्त करना मैं सोचता उतना ही मुश्किल है जितना पीटीआई के चेयरमैन को बर्दाश्त करना मुश्किल है इनके लिए एस्टेब्लिशमेंट। अलबत्ता केस में क्या आता तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि जो आरोपी अपील उनकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें उनकी साहबजादी का जब आया सामने तो इस हद तक उन्होंने किया जज साहबान ने, अगर खुद नवाज शरीफ। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आके हम जरा ब्रिगेडियर साहब से भी इसी हवाले से गुफ्तगू करना चाहेंगे। क्या लग रहा है ब्रिगेडियर साहब आपको इस मुलाकात में क्या ये तय हो पाएगा कि नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान आएंगे नहीं आएंगे, हतमी शेड्यूल का ऐलान हो सकेगा? मेरे ख्याल में तो ये जो फैक्टर है आने जाने का बिल्कुल इररिलेवेंट हो चुका है,
लुक एट द वे दे हैव डिलीवर्ड जो है पिछले 1.5 साल में। तो अवाम के आप सर्विस करवा लें, आई थिंक पीडीएम गवर्नमेंट से बड़ी तंग रही है अवाम जो है। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये ट्रिविया है कि जी वो कब आएंगे, उनका रिसेप्शन कैसे होगा। बात वही है कि हैव दे बीन एबल टू डिलीवर, और अगर आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो पार्टी क़यादत की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि सितंबर में आएंगे। जी इंशाल्लाह सितंबर भी आ जाएगा, वो भी देख लेंगे। मेरा पॉइंट है कि इलेक्शन के आने से फर्क क्या भैया, आप करवाएं सर्विस। मेरे ख्याल में 2-3% से ज्यादा जो है वोट बैंक में फर्क नहीं पड़ेगा। और द वे दे हैव हैंडल्ड इट, आई थिंक असल चीज है कि पाकिस्तान जिन हालात में है उनमें इस लीडरशिप का भी बड़ा रोल रहा है। बाकी ठीक है, इसके अंदर धड़ेबंदी की सियासत भी है, नून लीग के अपने एक वोट बैंक जरूर है, लेकिन बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में इट इज बिकमिंग नाउ हाईली इररिलेवेंट कि वो आएंगे नहीं आएंगे, आके कितना फर्क डालेंगे। ठीक है, आप बंदे भी इकट्ठे कर लेंगे, रिसेप्शन भी हो जाएगी। और इतना बड़ा लीडर, अजीम लीडर के यू नो तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर है और उसके बाद चौथी दफा की तरफ देख रहे हैं, और अगर आप झिझक रहे हैं इस बात से जी कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए या क्या कहते हैं वो, मतलब बिल्कुल। लेकिन सर इस मुलाकात के बाद एक चीज तो वाजे हो गई है कि जो चेहमे गोइयां की जा रही थी कि शायद कोई धड़ाबंदी हो सकती है नून लीग में या फिर दोनों भाइयों के कोई इख्तलाफात हैं, वो तो क्लियर हो गया कि ये इख्तलाफात तो नहीं है। जी ये सारा गुड पैक बैड कॉप वाला गेम, आई डोंट थिंक सो कोई इस तरह की डिवीजन हो सकती है फैमिली में। इट्स बेसिकली शरीफ फैमिली का ही है जो मुस्लिम लीग नून है, और शहबाज शरीफ साहब ने भी जो भी डिलीवर किया है। लेकिन बात वही है, कैन दे मेक एनी डिफरेंस टू पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये बड़ा सवाल है। तो मैं तो लिटरली इस चीज को इतना सीरियस लेता ही नहीं हूँ कि वो आ जाएंगे तो फर्क पड़ जाएगा, नहीं आएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। सो इट्स वेरी वेरी अब्सर्ड नाउ। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। असद खरल साहब आपकी जानिब बढ़ना चाहेंगे, क्या लग रहा है दोनों भाइयों की मुलाकात जो है वो कोई नया सियासी प्लान जन्म दे सकती है? वो कहते हैं आओ मिल के बैठ के करें आहुजारियां, ये मुलाकात तो वो होगी। नवाज शरीफ साहब की मर्जी से तो वज़ीर आज़म भी को नहीं बना सके। आपको पता है वो जो सारी फाइनल हुई थी वो डील तो हुई थी। अब मोहम्मद मालिक साहब जो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान है, फजल रहमान साहब, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब भी उससे मुत्तफिक थे, तो आगे से पर्ची निकल आई काफिर साहब की। तो एक तो उसकी जवाब तलबी होगी शहबाज शरीफ साहब की कि जनाब आप तो बड़ा डेंगे मारते हैं कि 30 साल से मैं बड़ा खिदमतगारी कर रहा हूँ, तो फिर जो बंदा हमारा कंसेंसस हुआ था ये आपने आपके साथ हाथ हो गया। इस तरह मियाँ साहब की तबीयत है तो वो उनको मिट्टी मिट्टी बे के भगो के उनको मेरा ख्याल है हल्की फुल्की जुगतों का भी जो होता है वो वाला हिसाब होगा वहाँ पे। तो जाहिर बात है वो उनके कायद हैं, पार्टी के बड़े भाई भी हैं, तो वो हमेशा कहते हैं कि भाई साहब मेरे वालिद की जगह पे मैं उनका एहतराम करता हूँ। और जो तो मामला ये है कि जो आप कह रहे हैं 16 माह के अंदर जो नहीं आ सकते वो 8 दिन में सितंबर आ रहा है, तो 8 दिन में किस तरह वो आ जाए। आने वाली कहानी जो है ना वो तो उनकी आने वाला कोई जवाब भी तो हो ना कि आप बंदे तो घेर घार के ले जाते हैं कीमे वाले नान पे या बिरयानी पे। लेकिन सर कुछ दिन कबल की अगर बात की जाए तो राना सनाउल्लाह ने भी यही कहा कि अब आना उनका हतमी फैसला है और सितंबर में आएंगे, जीरो रिस्क हो चुका है, तमाम मुकदमात से बरी हो जाएंगे। यहाँ तक खबरें थी कि शेड्यूल भी तय हो गए हैं कि वो लाहौर आएंगे या इस्लामाबाद आएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब के बयान को कहाँ रखेंगे? वो कहते हैं जीरो रिस्क जब होगा, तो जब 9 मन तेल होगा तो फिर राधा नाचने का इंतजार करेंगे। तो 16 माह में जो सर राना सनाउल्लाह ने इसकी तस्दीक कर दी कि अब जीरो रिस्क है और हमें इस चीज की गारंटी भी मिल गई है। पहले देखते हैं, अब अदालतों के फैसले भी उन्होंने करने हैं कि उनका जीरो रिस्क किस तरह हो गया, कौन कहाँ किसने गारंटी उनको दे दी है। ये वो कहते हैं ये घोड़ा और ये मैदान है, तो 8 माह में नहीं आ सके, 8 दिन में सितंबर शुरू हो जाएगा, तो मैं नहीं समझा कि 8 दिन में आने वाले हैं। वो अभी तो इलेक्शन की डेट नहीं आई, तो बिल्कुल ऐसे ही है, दूर की कहानी। ठीक हो गया सर, आपका भी पॉइंट आ गया। जरा पब्लिक पोल की भी बात कर लेते हैं। क्या नवाज शरीफ की वापसी का हतमी ऐलान दोनों भाइयों की मुलाकात के बाद हो सकता है? ये हमारा बुनियादी सवाल। 20% को लगता है जी हाँ वापसी के हवाले से कोई हतमी मुशावरत हो जाएगी, जबकि 80% को ऐसा नहीं लगता है। नाज़रीन हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे अपने तीसरे टॉपिक की जानिब। आपको बताएं कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ड्रैप ने मुल्क भर में गैर कानूनी मेडिकल डिवाइसेस के खुले आम फ़रोग का इंकशाफ किया है। तफसीलात के मुताबिक ड्रैप ने पाकिस्तान में गैर कानूनी मेडिकल डिवाइसेस से मुतालिक हंगामी अलर्ट भी जारी कर दिया है। 6 मकामी और आलमी कंपनीज को तैयार करदा मेडिकल डिवाइसेस को गैर रजिस्टर्ड करार दे दिया गया है। ड्रैप का कहना है कि गैर रजिस्टर्ड ड्रिप सेट,
सिरिंज और कैनुला फरोख्त किया जा रहा है। अब हमारा सवाल अपने मेहमानों की जानिब यही होगा कि ये जिस तरह से ड्रैब की जानिब से मुल्क भर में गैर कानूनी मेडिकल डिवाइसेस के फ़रोख्त का इंकशाफ हुआ है, इसको रोकने के लिए कितना अहम है कि हुकूमत पाकिस्तान इसके हवाले से कोई एक्शन ले या फिर मेडिकल कंपनीज़ की मॉनिटरिंग के लिए कोई फोर्स तश्कील दी जा सके। आरिफ चौधरी साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी, क्या लग रहा है आपको कि हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हुकूमत को फौरी ये नोटिस लेना चाहिए और जो गैर रजिस्टर्ड गैर कानूनी मेडिकल डिवाइसेस फ़रोख्त होने का इंकशाफ किया गया है ड्रैब की जानिब से, इस पर कोई ख़ास फोर्स भी तश्कील दे देनी चाहिए, फरमाइएगा। बहुत तशवीशनाक बात है क्योंकि इंसानी ज़िंदगी से मुतल्लिक मामलात हैं, उनकी तरफ तवज्जो जो है मैं नहीं समझता कि हुकूमत की है, डिफरेंट है। अभी सूरत हाल ये है कि ये वो काम है कि पाकिस्तान के अंदर कोई मेडिकल स्टोर जो है आपको सही दवाइयाँ मुहैया कर रहा है। जहाँ आप जाते हैं आप तो वो दवाई बेअसली होती है, ये दवाई ज़्यादातर वो जाली है। हुकूमत का काम लोगों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ काम करना है और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ये इस पे बोर्ड बनाने से या कमेटियाँ बनाने से काम नहीं होगा। इसको हंगामी बुनियादों पर लेना चाहिए और इसके लिए बाकायदा टास्क फोर्स जो है बननी चाहिए और ये जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो भी मौसर उसे होना चाहिए। वो सिर्फ नाम की है, यानी रेगुलेशन तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि वो किस तरह इसको रेगुलेट कर, ये तो इसे आप इसके लिए कोर्स जो आपकी बनी हुई है वो भी गैर मौसर है। यानी सबसे तवज्जो जो है वो आपकी सेहत की तरफ है और आपकी ड्रग कोर्ट जो है उसका कोई उस दाम से अमल नहीं नजर आता। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। वक्त हमारे पास मुख्तसर है, अपने दीगर मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहेंगे, क्या हुकूमत को मेडिकल कंपनीज की मॉनिटरिंग करनी चाहिए और इसके लिए कोई खास फोर्स तश्कील दे देनी चाहिए? ये ड्रैब का यही काम है, ये अथॉरिटी है और इसका अगर आप रूल्स पढ़िए 93 पेज मैंने खोला हुआ डॉक्यूमेंट, ये लाइसेंसिंग इम्प्लीमेंट सारा इनका अपना काम है। और ये ऐसे नहीं है, अभी ड्रैब के जो सीओ के ऊपर भी तो हमने पढ़ा था कुछ ऑब्जर्वेशन आई हैं गवर्नमेंट की और ये पहले 3 साल रहे एक्टिंग और उसके बाद 2 साल हो गए, ये सीओ 5 साल हो गए इनको टेक्निकली। तो ये खुद अथॉरिटी है, जिस तरह पैमरा है जो चेक करती है आपको, जो ड्रैब है दिस इज एन अथॉरिटी एट फेडरल लेवल, जिसमें लाइसेंसिंग है, जिसके अंदर एक्टिव डिवाइसेज है, पैसिव डिवाइसेज है, सबका एक्टिव दे आर द वंस हु आर रिस्पांसिबल श्योर किस चीज का डाल रहे हैं, दे आर सपोज टू इम्प्लीमेंट। और ये फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आई थिंक दे हैव कनेक्शन विद ऑल दी, मतलब इनकी कमांड तमाम सूबों में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके ऊपर इनकी कमांड है रेगुलेशन के ऊपर, तो उसके थ्रू ही कराना। इसके अंदर ज्यादातर डॉक्टर्स हैं, फिर आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं। लेकिन अफसोसनाक चीज है कि 93 पेज का डॉक्यूमेंट में एक एक चीज लिखी हुई है कैसे इम्प्लीमेंट करना है। बात वही आती है कि एग्जीक्यूट करने में ये बाबू लोग जो है फिर उसमें बंदा बात करे तो फिर आ जाता है जी कि सिस्टम ठीक नहीं है, तनख्वाहें ले रहे हैं और इनकी बड़ी बड़ी आई वुड से कि मोनोपोलीज हैं, फिर इनके ऊपर ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया है। हम असद साहब से भी इसी हवाले से बात करना चाहेंगे। असद साहब, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि ड्रैब जब खुद अथॉरिटी है तो फिर वो सिर्फ इंकशाफात क्यों कर रहे हैं, वो कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे इस हवाले से? देखिए, ड्रैब जो है वो एक पैसे बनाने का एक मशीन है और उसका काम सिर्फ ये है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है पाकिस्तान के अंदर एक ही सेम साल्ट जो है, जो कि साथ वाले हमसाया मुल्कों के अंदर वही दवाई या वही टैबलेट अगर 5 रुपए की मिल रही है उसी कंपनी की, मल्टीनेशनल कंपनी की, तो उसी कंपनी की यहाँ पे रेट जो है वो उससे कई सौ गुना ज्यादा है। और इसी तरीके से सेम साल्ट के जो वहाँ पे पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, एक ही अगर इंजेक्शन की कीमत सेम वो या कैप्सूल की या किसी सिरप की कीमत अगर 100 रुपए है, तो सेम साल्ट जो है, सेम क्वांटिटी जो है, ये सेम पोटेंसी जो है, उसकी कीमत 1000 रुपए रखी है। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। वक्त हमारे पास मुख्तसर है, हमें पब्लिक पोल पे जानिब भी जाना है। क्या हुकूमत को मेडिकल कंपनीज की मॉनिटरिंग के लिए कोई फोर्स तश्कील दे देनी चाहिए? आवाम की जानिब से मिला जुला रद्द-ए-अमल आया है, 50% कह रहे हैं जी हाँ और 50% इसकी नफी कर रहे हैं। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तजज़िये से आगाह किया, और नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह के बाद।